हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इस एग्ज़ाम के लिए सबसे बेसिक वीडियो की, जिसके अंदर हम समझेंगे कि किस टाइप से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा गोल होता है कि हम एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट लेकर के आएँ, और एक मिनिमम गोल होता है कि भाई हम कम से कम फेल तो नहीं हो। और इन दोनों के बीच की बाउंड्रीज़ को कवर करने के लिए हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम लगभग 25 दिन की एक प्लानिंग करें और हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए, है ना। क्योंकि अब देखिए, दिवाली आ रही है, आप बिजी हो जाओगे कहीं ना कहीं। हर कॉलेजेस में इतना अच्छा पढ़ाया नहीं जाता है ना, फिर स्टूडेंट शुरुआत से मेहनत करता है ना, एक परफेक्ट शुरू से डायरेक्शन होती है। एग्जाम टाइम ही एक ऐसा मोटिव होता है जिसके टाइम पे आप पढ़ना चालू करते हो। चाहे अगर हम बैक बेंचर की बात करें, टॉपर की बात करें, जो क्रीमी स्टडी होती है वो इस एग्ज़ाम टाइम में ही होती है। और दोस्तों, अगर आपका इस टाइम पे एक परफेक्ट डायरेक्शन है एग्ज़ाम के लिए, तो आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ अपने एग्ज़ाम्स को बहुत ही बेटर तरीके से फाइट कर सकते हो और उसमें आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। तो इसके लिए हम सारी स्ट्रेटजी, सारी प्लानिंग्स को वन बाय वन एक फॉर्मेट के तरीके से डिस्कस करते हैं कि हमें किस टाइप से एक बेटर स्कोर है वो अपना अचीव करना है, ताकि एटलीस्ट हमारे बैक के चांसेस नहीं आए। क्योंकि फर्स्ट ईयर ऐसा ईयर होता है जहाँ से अगर बैक आ गई तो फिर वो आपको चारों साल डीमोटिवेट कर देगी कि भाई आप इस एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकते, और वो आपके फ्यूचरिस्टिक्स एग्ज़ाम्स को भी अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए हम इसमें सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए, आप देखिए, हम बात करते हैं। तो बेसिकली देखिए, कॉलेज में अपन एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। शुरू का फर्स्ट ईयर्स कहीं ना कहीं हमारा कम पढ़ाई में जाता है, हम ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या फिर समझा जाए तो हम उस कैरिकुलम को समझ नहीं पाते, हम सिलेबस को समझ नहीं पाते। और आपको पता ही है, गवर्नमेंट की बात करें या प्राइवेट की बात करें, तो स्टूडेंट को खुद को पढ़ना पड़ता है। टीचर्स इतना एफर्ट्स नहीं डालते हैं जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर हम सोच के जाते हैं कि भाई इतना कुछ पढ़ाया जाएगा। और हमारी पहले की आदत होती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ये आती है कि भाई हम हिंदी मीडियम से होते हैं और हम इंग्लिश नहीं लिख पाते। तो ये एक बड़ा इश्यू रहता है हिंदी मीडियम का। कहीं ना कहीं हम टाइम मैनेजमेंट के अंदर अटकते हैं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव से नीट वगैरह के एग्जाम्स दे करके आते हैं, और उसके बाद में वो सब्जेक्टिव एग्जाम्स में घुसने वाला है जहाँ पे उसको खाली थ्योरी लिखना है। तो वहाँ पे वो फंस जाता है। नीट ड्रॉपर्स फंस जाते हैं कि भाई उनको कैसे स्पेलिंग्स सही करनी है, या फिर कैसे सेंटेंस बनाने हैं, थ्योरी एग्जाम्स में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो और मेन पीछे का रीज़न ये है कि आपने पढ़ाई नहीं की, मज़े किए। तो इन सब बातों को अपन समझते हैं। देखिए, अपने पास ना दो पेपर है वो मेजर आने वाले हैं। अंग्रेजी का पेपर, इंग्लिश का पेपर अभी हम छोड़ते हैं साइड में। अपने पास सामने है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी पहले मतलब आपके पेज से पहले दोनों साथ होते थे, अब भी ये दोनों साथ होंगे। पहले ये 80 मार्क्स का होता था, लेकिन अब इस बार इसकी मार्किंग है वो 75 है। 25 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट से मिलने वाले हैं, ठीक है। और पहले सोशियोलॉजी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट था, उससे अब फर्स्ट ईयर में कर दिया है। और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का दोनों का एक पेपर आएगा, और पहला सब्जेक्ट होगा 37 मार्क का, दूसरा 38 मार्क्स का। और आपको इस बार पता होगा कि भाई ग्रेडिंग का सिस्टम है ना, ग्रेडिंग का सिस्टम है इस बार पूरा। अब जैसे मैं यहाँ से ब्रश से आपको सब रिप्रेजेंट करवा देता हूँ। ये 37 38 मार्क्स के टोटल 75 मार्क्स हो जाएंगे। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी आएगा, और टोटल ग्रेडिंग ही रहेगी। और हमारा गोल ये है कि भाई फेल नहीं होना, फेल नहीं होना, मिनिमम भाई पास से तो ऊपर चलना है। और फिर हमारी पावर है, हमारी कैपेबिलिटी है कि हम कितना पढ़ते हैं, कितना अच्छा हार्ड वर्क करते हैं, कि स्मार्ट वर्क करते हैं, और हम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं। और इस टाइप से देखिए, हमें किस टाइप के क्वेश्चंस फेस करने को मिलेंगे, तो आप समझना। देखिए, पहले क्या होता था कि लॉन्ग आंसर्स आते थे, 40 पेजेस की कॉपी आती थी, बस खूब भरना होता था, खूब भरना होता था। लेकिन मैं मानता हूँ कि सेमेस्टर सिस्टम के आने के बाद जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत बेटर हो गया है। इस बेटर एग्जाम पैटर्न का फ़ायदा नर्सिंग फील्ड में आपको फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि आप एमसीक्यूज़ को फेस करोगे, शॉर्ट आंसर्स को फेस करोगे, ऐसे और विजिट रिपोर्ट। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपको आपके पेपर में मिलने वाला है। एमसीक्यू आप समझते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और आपको टिक करने। शॉर्ट आंसर्स के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, यानी कि आप समझिए शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यू पैटर्न ने आपके थ्योरी के बर्डन को कम कर दिया। बाद में आते हैं सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन। आप समझिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते क्या है, क्या होता है कि कोई केस रिपोर्ट दी जाती है, या फिर एक ऐसे आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बचपन में जो ऐसे पढ़ते थे ना, तो ऐसे में से ही क्वेश्चन आते थे, मतलब वहाँ लिखा होता था और हमें बस टेंस चेंज करके उस ऐसे का आंसर करना होता था। वो ज़माना गया सर। अब ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर होगा क्या, मैं आपको आगे भी बताऊँगा। इस वीडियो के बाद मैं साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने एग्जाम में कवरेज बढ़ा सकते हो, बेटर अप्रोच कर सकते हो। तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस अब किस टाइप से आने वाले हैं उनको समझिएगा। ऐसे टाइप क्वेश्चंस पहले के ज़माने में अलग आते थे कि जब भाई हम ऐसे में से ही आंसर्स लिख लेते थे, लेकिन अब हमें कहीं ना कहीं अपने माइंड का यूज़ करके उस पैराग्राफ को समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाहता है। और देखिए, मैं आपको एक बता दूं, एग्जामिनर का अल्टीमेट गोल ये होता है कि उस सब्जेक्ट को, उसके बेसिक्स को लिंक करना है आपके नर्सिंग फील्ड से। तो मैं आपको ऐसे कई सारे ट्रिकी वेज बताऊंगा, जिससे आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स को इतने डेफिनेट और प्रॉपर वे में लिख के आओ, एक अट्रैक्टिव मैनर में लिख के आओ, कि आपके एग्जाम में जब आपका आंसर्स पढ़े तो दूसरों से अलग लगे, और आपकी कॉपी अलग लगे, और वो आपको बेटर ग्रेड दिलवाए। क्योंकि आउटस्टैंडिंग से पॉजिटिव और ए रिजल्ट आपके लिए बहुत मायने रखेगा।
है ना, जब आपकी रिपोर्ट में दिखेगा। विजिट रिपोर्ट कुछ ऐसे टाइप का ही होता है, वो आपको पेपर्स में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हम 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि हर सब्जेक्ट्स में होता क्या क्या है, ठीक है। और हमारे पास 4 सब्जेक्ट है सर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियो साइकोलॉजी। हम इन 4 सब्जेक्ट की बेटर प्लानिंग चलते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 16 दिन है, तो भाई साहब आपके पास एक सब्जेक्ट के 4 दिन है ना, यानी कि बर्डन आपका कम है। ऐसी बात नहीं कि बर्डन बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्लीज़ दिवाली पे पटाखे जलाने में संकोच न करें, दिवाली मनाने में संकोच ना करें। ऐसा नहीं कि भाई दिवाली को पूजा चल रही है, इधर आरती चल रही है और आप इधर पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आराम से भाई बैठ के प्रॉपर वे में एक स्टडी करनी है। और मैं तो इस चीज़ से हैप्पी हूँ कि आपको इस बार बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। याद नहीं करना इन द सेंस, अगर आप जो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है चीज़ों के, या फिर बोला जाए तो जो समरी है या कंक्लूजन है, वो भी पढ़ लोगे ना, तो आपका काम तो हो जाएगा इस सेमेस्टर में। और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो हम बात करते हैं 1 बाय 1 इन सारे सब्जेक्ट्स की। इससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूँ, यहाँ पे हमारी स्क्रीन जिस पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये देखिए आपके सारे ग्रेडिंग का जो सिस्टम RHS ने दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सब बता दिया है। जहाँ पे 75 नंबर है वो आपको 75 मार्क्स आपको पेपर्स में लाने होते हैं मैक्सिमम मार्क्स, और 25 आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलते हैं, है ना। और आपको ये नर्सिंग फंडा वाला भी डाउट क्लियर हो ही गया होगा कहीं ना कहीं से कि भाई नर्सिंग फंडा है उसका ओनली फॉर इंटरनल होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आएगा इस बार, है ना, सेमेस्टर फर्स्ट में। और ग्रेडिंग परफॉर्मेंस ये इतने परसेंटेज पे है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट 100% पे है, यानी कि A पॉजिटिव ही आपको मैक्सिमम मिल पाएगा, और A पॉजिटिव भी बहुत ही कम बच्चों को, ठीक है। वो जिनकी कॉपी में बस ऐसा कुछ लिखा होगा जो उसको एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा पा जाए, है ना। तो ये चीज़ें बाकी देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। तो गाइस हाँ, और बस आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप की, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भेज दूंगा, और इस PDF की भी लिंक भेज दूंगा, तो आप उसे फॉलो कर ले, ताकि मैं जो अपडेट्स होती है, आपके डाउट्स होते हैं, वो क्वेरीज वहाँ से सॉल्व कर सकूँ। मैं फाइनल ईयर के अंदर हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इतना ज़्यादा बिजी रहता हूँ अभी थोड़ा बहुत कंपटीशन के पर्पज़ से, तो और दूसरे कामों में तो कहीं ना कहीं क्या है कि मैं वीडियोज़ प्रॉपर बना नहीं पाता इस साल, ठीक है। तो वो एक कम्युनिकेशन का जरिया रहेगा हमारे बीच बड़ा। बाकी मैं यूट्यूब पर जो भी अपडेट्स होगी वो करता रहूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, कि हमें उनको किस टाइप से, उनके अंदर है क्या, उन्हें कैसे डील करना है, और क्या वो बर्डन के सब्जेक्ट है, कितना चांसेस रहता है उनके बैक का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सोशियोलॉजी की। देखिए मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आना आपको समझानी है कुछ चीज़ें सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की, ठीक है। इससे पहले मैं आपको समझा दूं कि सोशियोलॉजी क्या है। देखिए गाइज, मैं बार बार आपको यही बोलूँगा कि यूनिवर्सिटी का पर्पज़ सोशियोलॉजी को फर्स्ट ईयर में लाने का मतलब ये था कि सोसाइटी को आप फर्स्ट ईयर में समझ पाओ, है ना। आप जब सोशियोलॉजी का सिलेबस उठा करके देखोगे तो आपको लगेगा 1 बाय 1 चीज़ें हैं, वो चल रही है इस सोसाइटी में, क्या है जो हमने आज तक नोटिस नहीं किया है, और एक वैज्ञानिक तरीके से हम जो पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें। और सोशियोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर डेफिनेशंस जो होती हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं बस आपको इतना बोलना चाहूँगा कि सोशियोलॉजी जब भी आप पढ़ें तो गाइज, एक जैसे आप 10 पेज, आप बहुत आलसी हो, मेरी तरह बहुत आलसी हो, तो एटलीस्ट आप 10 A4 साइज़ के पेपर ले आइए, और उसके ऊपर हर यूनिट से जो भी आपको पंच वर्ड्स दिखते हैं, डेफिनेशंस दिखती है, पंच वर्ड्स दिखते हैं, या फिर कुछ टाइप के नाम, या फिर आपको कुछ भी ऐसे नाम दिखते हैं जो पंच वर्ड्स या हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनको आप उस A4 साइज़ पे छोटे छोटे अक्षरों में लिख लीजिए। ये हेल्प इसलिए करेगा गाइज क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम में अपेयर होंगे तो आपके पास रिवीजन का मटेरियल रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि जितना आपका छोटा रिवीजन का कंटेंट रहेगा उतनी बार आप ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे। और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स इतने भी टफ नहीं होते हैं जितना हम उनको स्ट्रेस से ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिवीजन हमें मोटिवेट करेगा कि हम उस एग्ज़ाम्स को फाइट कर सकें, और हम एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आएंगे। देखिए आता क्या है कि MCQ आता है। MCQ की हैबिट आपको है नहीं है, कोई बात नहीं, आप हमेशा ऐसा कीजिए, 4 ऑप्शंस है उनको देखिए, पहले ये देख लीजिए कि किस टॉपिक से वो क्वेश्चन उठ के आया, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, और अगर आपको समझ में आता है, डायरेक्ट आंसर आता है तो आप क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पे आपको लगता है कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। या फिर आप जब सोशियोलॉजी को पढ़ोगे तो आप देखना कि ऐसे कितने आपको वर्ड मिलते हैं जिनका वर्ड का मतलब देख करके आपको समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है ना। जैसे कि आप साइकोलॉजी में एक वर्ड पढ़ते हो स्पाटियल इंटेलिजेंस, इसके नाम से, जैसे मैकेनिकल इंटेलिजेंस की बात करो तो आप कहीं ना कहीं समझ जाओगे कि मैकेनिकल्स से रिलेटेड है, मैकेनिक्स से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है, जहाँ पे मशीनरी का यूज़ होता होगा। लेकिन अगर मैं वर्ड बोलूँ स्पाटियल इंटेलिजेंस तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ बैठेगी नहीं कि स्पाटियल वर्ड का मतलब क्या होता है। तो प्लीज़ गाइस, सोशियोलॉजी में कहीं नहीं कभी भी आप ऐसी चीज़ें पढ़ो तो उन चीज़ों को अलग से लिख लिया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि एग्जामिनर ऐसी चीज़ें ज़रूर देता है जो लगता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड को देख करके हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएँ, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिलेगी। और सोशियोलॉजी के कुछ लेक्चर्स मैंने आपको लिए हैं, उस टाइप के नोट्स देखिएगा कि किस फॉर्मेट में मैंने लिखा है, और जब आप उठा करके देखोगे तो सोशियोलॉजी को
सबसे पहले देखिए, हमेशा 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 फर्स्ट ईयर बहुत बेसिक चलता है, इसलिए आपको डीप चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सोशियोलॉजी की सारी यूनिट्स को आप एक बार लिख लीजिए कि भाई ये इतनी यूनिट है, इसके अंदर सिलेबस आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अगर किसी के पास नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दो, मैं भेज दूंगा, ठीक है। और उस यूनिट्स को आप देखिए कि भाई कितनी यूनिट्स हैं। अब मान लीजिए 10-12 यूनिट हैं, तो आप डिवाइड कर लीजिए कि 4 दिन के अंदर आपको प्रिपेयर करना है, तो 3 यूनिट एक दिन में प्रिपेयर करनी है, यानी कि आपके पास ज़्यादा बर्डन नहीं है। आपको सिर्फ 3 से 6 पेज, 3 से 6 A4 साइज़ के पेज के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और उन पे डेफिनेशन हो सके तो वो लिखिए, जो भी पंच वर्ड आपको मिलते हैं वो लिखिए, हेडिंग सब हेडिंग टाइप्स ये सारी चीज़ें, या कहीं स्कोप मिलते हैं तो वो लिखिए, और रोल ऑफ नर्स मिलते हैं तो वो लिखिए। और अपना एक तरीका बनाइए कि आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं। सोसाइटी को आप धीरे धीरे समझना कोशिश कीजिए, क्योंकि सोशियोलॉजी ये सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इनमें वर्डिंग अपने आप होगी, इनमें बस एग्जामिनर देखेगा कि आपने वो जो वर्ड ढूंढा है या जो डेफिनेशन में जो वर्ड था वो आपने कहीं ना कहीं लिखा है या नहीं लिखा है, वो नहीं देखेगा। इज लगाया है, एम लगाया है, आर लगाया है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चे। और ग्राफिकल जैसे कि चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करके आप, या फिर बॉक्स बना करके रिप्रेजेंट कर सकते हो चीज़ों को। ये प्रेजेंटेशन के तरीके के वीडियोज़ मैंने पहले भी डाल रखे हैं, वो आप देखिए ज़रूर, ठीक है। बात समझ आएगी सोशियोलॉजी की। अब कहीं ना कहीं बात करते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को समझिए, साइकोलॉजी भी कहीं हद तक सोशियोलॉजी की तरह ही होती है, बट इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि हम इसके अंदर पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। सोसाइटी के अंदर तो क्या चीज़ें ब्रॉड होती है, तो आई थिंक सोशियोलॉजी आपके लिए बड़ा इजी सब्जेक्ट पड़ेगा। साइकोलॉजी लिटिल बिट लोगों को टफ लगती है, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्चुअल चीज़ें। लेकिन फ़ायदा इसका ये है, अगर आप आर श्रीवानी की बुक प्रेफर करते हो तो ये बहुत अच्छी बुक है, और इसके अंदर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। और कुछ चेंजेस हुए हैं जो पहले नहीं थे, आई है। और अभी मैं रिसेंटली इस वीडियो के बाद साइकोलॉजी का वीडियो बनाऊंगा डिस्क्रिप्टिवली, जिसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसके वीडियोज मैंने पहले भी डाल रखे हैं, आप देख सकते हो, वरना मैं आगे आपको और बता दूंगा, ठीक है। तो साइकोलॉजी के बारे में भी प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हम माइंड की बिहेवियर की स्टडी करते हैं, तो हमें कुछ इसी टाइप के वर्ड्स यूज करने हैं जो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के अंदर चलते हैं। तो इसके लिए हम अगले वीडियोस में बात करेंगे कि साइकोलॉजी के साथ कैसे और बेटरली डील करना है, इसलिए मैं इसको समराइज करके छोड़ रहा हूँ। मैं इस वीडियो में आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कुछ डिफ्रेंशिएट करने के और तरीके बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा 25 दिन के अंदर कैसे प्लानिंग करनी है ना। अब देखिए भाई, बात आती है एनाटॉमी की। एनाटॉमी का मतलब ना आप कई बार गलत निकाल लेते हो। एनाटॉमी के अंदर हम ना सिर्फ ऑर्गन की स्टडी करते हैं। अब ऑर्गन की स्टडी करने का मतलब समझिएगा, ऑर्गन की स्टडी करने का मतलब होता है उसका डायग्राम बनाना, उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई, है ना, कि कौन कौन सी नर्व है उसके, और उसके आसपास के ऑर्गन, इसको आप एसोसिएटेड ऑर्गन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सब लिखना होता है, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एनाटॉमी में आप फंक्शन लिख करके काम खराब मत कर दीजिएगा। और प्लीज़ एनाटॉमी में जितने हो सके आप अगर डायग्राम बना सको कहीं पे तो वो बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको जब आगे के वीडियोस होंगे तब क्वेश्चंस के टाइप बताऊंगा, या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देता रहूँगा कि भाई ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, इससे काम हो जाएगा। तो प्लीज़ एनाटॉमी के अंदर टिश्यूज़ के बारे में, उसकी सेल्स कौन कौन सी होती है। अब जैसे मान लीजिए लीवर है, लीवर किस किस सेल का बना हुआ है, स्प्लेन है किस सेल्स का। तो इसलिए नीट वाले बच्चे स्पेशली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने 12th तक किसी भी टाइप की एनाटॉमी ढंग से नहीं पढ़ी है, तो एनाटॉमी में बैक लगने का चांस ज़्यादा रहता है। सोशियो साइको में लोग निकल जाते हैं, साइकोलॉजी में फिर भी थोड़ा डर रहता है, सोशियोलॉजी में ईजिली निकल जाते हैं, लेकिन एनाटॉमी आपको रुला सकती है, क्योंकि एनाटॉमी में आप लिख के आओगे वो सारी चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी है। तो प्लीज़ फिजियोलॉजी के साथ आप डील कर सकते हो। फिजियोलॉजी ईजी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिजियोलॉजी ईजी है। फिजियोलॉजी में 12th तक की चीज़ें काम आ जाती हैं, कहीं ना कहीं नीट की चीज़ें भी काम आ जाएगी, लेकिन एनाटॉमी के अंदर नई चीज़ आएगी, और नई चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए आपको करना क्या, आप समझिएगा, आपको फिर वही A4 सीट उठानी है, A4 सीट उठानी है। और कम से कम मैं आपको 20 ऑर्गन के नाम बताऊंगा एनाटॉमी में, यहाँ 20 से 25 टॉपिक बताऊंगा, और 20 से 25 टॉपिक को आपको हर पेज पे, एक पेज पे आपको एक ऑर्गन लिखना है। उसका देखिए किस टाइप से आपको कुछ करना है, उसका जैसे डायग्राम बनाओगे, ठीक है। ये जैसे देखिए किडनी का डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है। ये लंग्स लग रहा है, लेकिन थोड़ा किडनी बना देता हूँ, ठीक है। ये किडनी, ठीक है। किडनी के अंदर है क्या क्या, कौन कौन सी सेल है ना, उन सबको बनाएंगे। वहाँ पे आर्टरी और वेन कौन कौन सी सप्लाई करती है उनको बनाएंगे, और इसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर है, जैसे कि अपन देखते हैं ना नेफ्रॉन होता है, तो उस नेफ्रॉन को बनाएंगे। तो ये जो डायग्राम्स है वो हम बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कौन कौन सी सेल होती है, आगे कौन सी सेल आती है, वो सारा कुछ आपको लिखना है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, फंक्शन एक भी चीज़ का नहीं लिखोगे कि आप ये क्या काम करती है, बस ये क्या होती है आप ये लिखोगे, ठीक है। फिर आपको नर्व सप्लाई भी लिखनी है वहाँ की, कि कौन कौन सी नर्व उसको सप्लाई करती है। फिर आपको कहीं ना कहीं उसके एसोसिएटेड ऑर्गन, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड है, वो कैप की तरह किडनी के ऊपर होती है, तो वो आपको बताना है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप लिख के आओगे तो एनाटॉमी का पोर्शन कवर होगा। अब बात करते हैं अपन फिजियोलॉजी की। अब फिजियोलॉजी के बारे में कंसेप्ट बस इतना सा है कि आपको लिखनी है फंक्शनिंग जब हम लिखते हैं तो हमें डायग्राम्स की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप एक स्मार्ट गाय हो तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप डायग्राम बनाओ और डायग्राम बना के अगर फंक्शनिंग शो कर सको
तो आप बहुत ही बेटर प्रेजेंटेटिव हो और उसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हो, अच्छी रैंक भी अचीव कर सकते हो, अच्छे ग्रेड अचीव कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, वैसे इसके तरीके भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो फिजियोलॉजी आपके लिए इस टाइप से इंपॉर्टेंस रखती है कि भाई आपको कहीं ना कहीं सारी फंक्शनिंग्स है वो याद करनी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बड़ी गलती है जो सारे बच्चे करते हैं। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर हमेशा लेंथी आता है। जितना भी आपको 3 आवर्स का टाइम मिल रहा है तो 3 आवर्स के अंदर आपको 1 घंटा 15 मिनट एनाटॉमी को देना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये वरना पेपर छूट जाएगा फिक्स। 1 घंटा 15 मिनट एनाटॉमी को देना है और बाकी का जो भी टाइम बचा 1 घंटा 45 मिनट के करीब वो सारा टाइम फिजियोलॉजी को देना है। क्योंकि फिजियोलॉजी में आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा, एनाटॉमी में लिखोगे कम लेकिन क्वालिटी कंटेंट लिखना पड़ेगा, तभी आप है ना अच्छे से पास हो पाओगे। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब समझते हैं हम कि अपने 25 डेज़ की क्या स्ट्रेटजी होगी जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो देखिए अपने पास 4 सब्जेक्ट है जिसके अंदर एनाटॉमी आपका ज़्यादा बर्डन करेगी। एनाटॉमी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है क्योंकि थोड़ी ट्रिकी होती है या फिर बोला जाए तो याद नहीं होती है। और यहाँ पे साइकोलॉजी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है ना। सॉरी, यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ। 4 सब्जेक्ट है अपने पास जिसमें से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। और एनाटॉमी और साइकोलॉजी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आप साथ पढ़िया करें और इन दोनों को, क्योंकि एक ईजी एक टफ हो गया और दोनों एक ही टाइप के सब्जेक्ट हो गए। अब आपको देने 4-4 दिन। अब 4 का क्या है, 5 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है या 6 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप 6 चौक 24 है ना, तो 24 डेज आपके पास ऐसे भी है। तो मैं आपको 4 दिन का स्ट्रेटेजी दूंगा ताकि आपके लिए रिवीजन का टाइम बहुत ज़्यादा रहे, ठीक है। अब 4 दिन के अंदर आप क्या करोगे, अब एक सब्जेक्ट आप उठाइए। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कभी ऐसी कोशिश ना करें इस टाइम पे कि आप सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ रहे हो, मतलब एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ऐसा ना करें। आप किसी एक सब्जेक्ट का पूरा पीछा करो और उसे पूरा पढ़ डालो। अब आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ो जिसका पेपर सबसे लास्ट में है, ताकि जिस टाइम आप वापस आओ तब आप उस मेन पेपर के पास आ जाओ। तो जिसका एग्जाम लास्ट है यानी कि सोशियो साइको का लास्ट है तो उसको आप पहले स्टार्ट कर दो। और सोशियो साइको में आपको क्या करना है कि 4 दिन के अंदर उसकी यूनिट्स देखनी है कि भाई कितनी यूनिट है, उसमें 4 का भाग लगा दीजिए। तो आपके हिस्से में आएगी 2 से 4 यूनिट, 2 से 3 यूनिट या 4 यूनिट, ठीक है। 16 यूनिट्स तो वैसे हैवी नहीं। तो आप देखिएगा कि किसी भी सब्जेक्ट को उठाया और आपके सामने आएगी 4, फिर मैं गलत लिख दिया, आपके सामने आएगी 3 यूनिट मैक्सिमम, ठीक है। अब 3 यूनिट के अंदर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कहीं से भी मिल रहे हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले आप पढ़िएगा, ठीक है। फिर आप एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आपको जहाँ भी दिखे, अब प्लीज़ हमेशा एक काम करिएगा, जिसने नोट्स नहीं बनाए उसके लिए तो ये बहुत बेटर तरीका है। आप बस A4 शीट उठाया करें, ठीक है। A4 शीट पर सिर्फ वो बातें लिखिए जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग है, सब हेडिंग है या एमसीक्यू है। अब समझिएगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको बस ओवरऑल समरी समझनी है। क्योंकि अगर आपने समरी समझ ली तो केस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आंसर्स का कंटेंट मिल जाएगा आपको, है ना। तो कुछ केस वाले में से उठाओगे और कुछ समरी यहाँ से उठाओगे तो आपका एग्जाम बेटर जाएगा। और उसमें कोई संकोच की बात नहीं है कि हम समरी लिख के आ रहे हैं, क्योंकि वही पूछी जाती है केस बेस्ड में। वो यही पूछता है कि आपका इंटेलिजेंस इस टॉपिक के बारे में क्या बोलता है। अब आप 5वीं क्लास के बच्चे तो नहीं रहे कि भाई आपको एक केस दिया है और उसमें से आंसर्स ढूंढ के लिखना है, ऐसा नहीं होता ना। तो अब बात, तो प्लीज़ ये A4 साइज पेपर ये आपका सबसे क्वालिटी का पेपर होगा, या फिर माना जाए तो ये आपकी ऐसा माइलस्टोन का काम करेगा इस सेमेस्टर के लिए। और ये ट्रिक सबसे टाइम सेविंग ट्रिक है, क्योंकि इसमें आप सारा कंटेंट देखिए, होता क्या है समझिएगा, इसके पीछे की साइकोलॉजी। हम किसी भी टॉपिक की समरी लिखते हैं तो हमारे दिमाग में वो टॉपिक छप जाता है। अब फर्स्ट टाइम छपेगा, दूसरी टाइम आपका पढ़ने का भी मन करेगा उसकी समरी को, बिकॉज छोटा कंटेंट है ना, 1 या 2 पेज की तो बात है। तो जब आपके पास सामने छोटे से पेज हैं, A4 साइज़ के पेजेस हैं, और उनको आपको पढ़ना है तो ईजी रहेगा आपके लिए। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये समरी वाले पेपर्स बनाना ना भूलें, ये आपके हमेशा एग्जाम में, हर एग्जाम में काम आने वाले, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। और आपको जहाँ जहाँ लगे कि यहाँ से एमसीक्यू उठ सकता है उस एमसीक्यू को देख लेना, या वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन लगा देना है कि भाई एमसीक्यू के लिए है, ठीक है। इसमें ज़्यादा वो बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब इस टाइप से जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो मैक्सिमम सिलेबस, अब देखिए 4 दिन में आपसे जितना हो, आप 80 to 90% सिलेबस कवर करते हो तो वो कर लीजिए। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़े, ऐसा नहीं है कि फालतू सारे सिलेबस आप कवर करने में लगे हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ा जाता है। तो इस टाइप से आपको हर सब्जेक्ट में करना है, और आई होप कि इससे आप बहुत बेटर मार्क्स अचीव करोगे। क्योंकि इससे आप जब अंग्रेजी है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आप ओवरकम कर पाओगे, टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर पाओगे। और देखिए दोस्तों, मेन यही है कि सब कुछ डिपेंड करता है आप उस 3 घंटे के अंदर कितना क्वालिटी कंटेंट लिख के आते हो, या कितना समरी है वो लिख के आते हो, बेटर समरी लिख के आते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस टाइप से आपको साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है।